हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारा जो चैप्टर 6 है रोटेशनल मोशन या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमने स्टार्ट किया, तो वो स्टार्ट हो चुका है। उस पर एक वीडियो आ भी चुका है जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कुछ उसके फॉर्मूलाज बताया कैसे आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, या फिर मैं ऐसा कहूँगी लेंदी, उसकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो थोड़ी सी लेंदी होती है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालना। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ताकि आपके जो देखो कैलकुलेशन स्टेप्स वही रहने वाले हैं, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कम लगने वाला है। और कंपटीशन एग्जाम में तो टाइम ही सब कुछ होता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है ना तो आप जो मतलब पेपर में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, खूब सारे न्यूमेरिकल्स करो, खुद के अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से वीडियोस देखो। अगर कोचिंग जाते हो, स्कूल जाते हो, जो भी है, तो उसमें भी बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड करो। और अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो के एंड में हमने ये बताया था कि अभी तक हमने जो पढ़े थे वो इंडिविजुअल मासेस के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर होगा ना, जिसके अंदर हम लोग किसी एक पॉइंट का मास डिफाइन नहीं कर सकते, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें कैसे सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, तो उसकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि अगर x का निकालना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x dm और इंटीग्रेशन ऑफ dm, और y का निकालना तो x की जगह y आ जाएगा। तो इसके दो केसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा ना तो उसके अंदर आपको एक मास डेंसिटी भी दे रहे, क्योंकि चलो हम लोग उसके लिए आगे बात करेंगे, जब क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके अंदर? देखो, हमने ले लिया एक रॉड, ठीक है। रॉड की टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है? L है, और इसका मास है m। अब अगर हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये मास, इसका मास हमने ले लिया dm, और इसकी लेंथ क्या ले ली? इसकी लेंथ ले ली dx, ठीक है। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये है, जब हमें dm छोटे मासेस के फॉर्म में दे रखा होगा ना, छोटे छोटे मास को, जब हम लोग छोटे छोटे मास को ऐड करेंगे तभी तो हमारा टोटल मास लगेगा ना, छोटी छोटी लेंथ को ऐड करेंगे तभी हमारी टोटल लेंथ L आएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, इंटीग्रेशन का साइन आता है। हमने बताया था कि जब छोटे छोटे मासेस को ऐड करके आप पूरा सिस्टम बनाते हो तो आप इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हो, लिमिट लगा सकते हो, जितनी लिमिट आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग मैं इसकी बात करूँ तो ये तो बहुत ही ईजी सा केस है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, पहली बात तो अगर मैं कैलकुलेट नहीं भी करूँ तो इसका आप जो सेंटर ऑफ मास है वो बता सकते हो, एग्जैक्टली बीच में नहीं L/2 पे आएगा, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए कि कैसे यूनिफॉर्म मास में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये मैंने न्यूमेरिकल लिया है, ये वाला एग्जाम्पल लिया है। तो देखो यहाँ पे हमने बोला है कि जो m मास है ना उसका लेंथ कितना है? L। तो अगर मैं एक मास की बात करूँ तो लेंथ कितना होगा? L/m होगा। और अगर मुझे dm मास चाहिए, ठीक है, dm मास चाहिए, सॉरी dx कुछ उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखो, जो L लेंथ है ना उसका मास कितना होगा? m होगा। अगर लेंथ 1 के बराबर होगी तो कितना होगा? m/l। और dx लेंथ, छोटी सी लेंथ पता है तो इसका मास कितना होगा? m/l dx। तो ये हमारा मास किसका आ गया? dm आया हमारे पास। अब हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल सा। अब यहाँ पे y एक्सिस की तो बात करेंगे नहीं, x की बात करें तो x में हमको लेना है x सेंटीमीटर, x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय dm। जब हम लोग x की बात करेंगे ना तो x का ही कोऑर्डिनेट लेने वाले हैं, dm हमारे पास कितना है? m/l dx डिवाइडेड बाय dm होगा। इसको तो हम लोग टोटल मास तो m मास से गिवन है तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास आ जाएगा m/l कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x dx अंदर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? m से m कैंसिल हो जाएगा, x क्या बचेगा? 1/l इंटीग्रेशन ऑफ x dx। और लिमिट क्या लेनी है? देखो, ये जो पीछे dx की टर्म में होता है ना, इसी की लिमिट लगती है, dx की लेनी है। तो dx करते करते पूरा, तो इसका मतलब 0 से l इसकी लिमिट लगेगी। सॉल्व करो, ये हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 1/l, एंड ये हो जाएगा x²/2, लिमिट लगा दो 0 से l। सॉल्व करो ना तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय l², यही आएगा ना, l²/2, हाँ l²/2। तो इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये 1/l है, 1/l, l से l कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा l/2।
और जो हमको पहले ही पता था कि आना चाहिए L/2। तो ये तो कंटिन्यूस मास में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, विच इज़ वेरी इजी, इसमें इतना डिफिकल्टी कुछ होती नहीं। लेकिन आगे हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो पता पड़ेगा कि कंटिन्यूस मास कितना ट्रिकी और लेंथी होता है। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का। सेम यही रॉड वाला कोई लेते हैं, लेकिन उसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो अब हमने लिया है नॉन यूनिफॉर्म। ये जो पहले अभी मैंने समझाया ना, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए करा है कि आप इसको कैसे इस तरीके से भी कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। हमारे पास सेम एक कोई रॉड है, लेकिन अब इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है ना। यूनिफॉर्मली मतलब इवनली एक जैसा मास स्प्रेड हो रखा है, और नॉन यूनिफॉर्म बात करें तो हमें नहीं पता, कहीं पर मास ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको दो चीज़ें गिवन होगी। अगर आपको सिंपल एक एक्सिस की, जैसे हम लोग की रॉड की बात करें तो इधर सिर्फ एक्स एक्सिस में वेरी होता है, वाई एक्सिस में वेरी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको रे रखा होता है लीनियर मास डेंसिटी, और इसको डिनोट करते किससे, लैम्बडा। और इसकी वैल्यू क्या थी, लैम्बडा होता है टोटल मास अपॉन लेंथ m/l। ये होता है लीनियर मास डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। उसी टाइप से जब हम लोग किसी दो एक्सिस की बात करेंगे ना, यानी हम 2D प्लेन की बात करें, एक्स और वाई दोनों एक्सिस या कोई भी दो एक्सिस है, तो वहाँ पे आपका आएगा सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। और ये क्या होता है, एरिया, नहीं सॉरी, मास पर यूनिट एरिया। सेम वही चीज़ है, जब सिर्फ लेंथ की बात करेंगे तो मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा लीनियर मास डेंसिटी। जब हम लोग सरफेस मास डेंसिटी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसी टाइप से वॉल्यूम वाला भी आता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं। वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपको पता ही क्या होता है, डेंसिटी होता है। ठीक है, तो उसी टाइप से ये तीनों की तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, और सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, एक नॉर्मल डेंसिटी होता है जो वॉल्यूम का था। उसके क्वेश्चंस कम ही आने वाले हैं, उसका क्वेश्चन इतना होगा तो हम लोग जरूर करवाएंगे। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये हमारे पास रॉड है, ठीक है, और इसमें गिवन होगा आपको कि हमको गिवन है लैम्बडा, जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कैसे वेरी हो रहा है, लैम्बडा नॉट एक्स, जहाँ पे लैम्बडा नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है। यहाँ पे लैम्बडा नॉट की जगह वैल्यू भी दे रखी है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू चलो ले लो, वैल्यू ले लो, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2x। ठीक है, लैम्बडा इक्वल्स टू 2x। और यहाँ पे जो मास है वो नॉन यूनिफॉर्म है, टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है। तो अब हमें बताओ कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब L/2 पे नहीं होगा, बिकॉज कहीं पे मास ज़्यादा, क्या पता इस साइड मास ज़्यादा हो तो कहीं यहाँ पे आए, उस साइड मास ज़्यादा हो कहीं यहाँ पे आए, तो वो चीज़ हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग L/2 नहीं लिख सकते। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो हमारे पास पता है लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता है, m/l होता है। हमने कोई छोटा सा मास ले लिया dm, और उसकी जो लेंथ होगी क्या होगी, dx। तो जिस टाइप से लैम्बडा इक्वल्स टू m/l हो सकता है ना, उसी टाइप से लैम्बडा इक्वल्स टू dm/dx भी हो सकता है। ये भी मास पर यूनिट लेंथ है, ये भी तो मास पर यूनिट लेंथ है। ये छोटी डिस्टेंस के लिए और ये बड़ी डिस्टेंस के लिए, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 किलोग्राम का मास है और लेंथ 10 मीटर है, तो लैम्बडा कितना आ रहा है, 10/10। उसी टाइप से मैंने एक छोटा 1 मीटर वाली डिस्टेंस ली है, 1 मीटर वाली डिस्टेंस ली है, और उसका मास कितना 1 kg, तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो ये लैम्बडा चेंज नहीं होता है पूरे सिस्टम के लिए, लैम्बडा सेम ही रहता है, चाहे आप छोटी डिस्टेंस के लिए बात करो, चाहे आप बड़ी डिस्टेंस के लिए बात करो। तो dm/dx, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2x के लिए। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, dm इक्वल्स टू 2x dx लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू x dm/dm, यही होगा फॉर्मूला। देखो अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा x, हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं, dm की जगह आप लिख दो 2x dx, लिख सकते हो। चलो ठीक है, लिख दिया। अब आप देखो, ओहो कुछ गड़बड़ हो गई ना अपने से, नहीं सही है, चलो ठीक है, सही है, सही लिखा है हमने, डिवाइडेड बाय dm हो जाएगा। अब dm की जगह आप अगेन यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2x dx, ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल सा। आप लगा दो xcm, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट आ रहा है, 2 कांस्टेंट आ रहा है, अंदर क्या हो जाएगा x² dx, और नीचे क्या कांस्टेंट है, 2 आ रहा है, ये हो जाएगा x dx। इंटीग्रेशन कर दो 2, और लिमिट लगानी, चलो लिमिट x की लिमिट लगानी, तो x क्या हो जाएगा, 0 से l, 0 से l दोनों में, 0 से l, ये हो जाएगा 2x³ बाय 3, 0 से l, और ये हो जाएगा 2
एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से एल, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला होगा क्या हो जाएगा एल क्यूब बाई 3 और नीचे वाला क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 2l/3। हाँ, तो हमारा जो x सेंटीमीटर आया ना वो कितना आया 2l/3। इसका मतलब यहाँ से 2l/3 कितना हो जाएगा, यहाँ कहीं पे आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। किस लिए हो सकता है मे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो सेंटर ऑफ मास है ना वो हमेशा हैवियर मास की साइड होता है, तो क्या पता इस साइड मास डेंसिटी जो है ना वो ज़्यादा है, इसी वजह से इस साइड में जो सेंटर ऑफ मास है वो हमको मिला है। तो इस टाइप से आप नॉन यूनिफॉर्म केसेस में भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब हम लोग सरफेस मास डेंसिटी का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है सेमी सर्कल। देखो ये जो सेमी सर्कल है, सेमी कॉन है, सेमी स्फेरिकल है, होलोस्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, ये सारे के सारे कैलकुलेट होते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब मुझे नहीं लगता। मैं आपको एक या दो एग्जांपल आपको देके समझा दूंगी कि कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन सबको एक एक का फॉर्मूला निकालना वो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में ना अगर सेमी सर्कल का क्वेश्चन आएगा ना तो आपको उसका सेंटर ऑफ मास याद होना चाहिए। आप वहाँ उधर निकालने नहीं बैठो, डायरेक्टली पूछा है तो आप याद होगा तो भी लिख दोगे, बिकॉज वो फिक्स रहता है। सेमी सर्कल के केस में सिर्फ जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसे कि आर आता है उन टर्म्स में, तो आर जिसका जितना आर होगा उतनी उसको आपको वैल्यू पुट करनी है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप करने बैठोगे ना तो फिर आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये सॉल्व करने वाला ठीक है, मैं आपको मेथड बता दूंगी कि कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैं एक या दो एग्जाम्पल ले लूँगी, लेकिन सारा करवाना कौन का भी कराऊँ, सॉलिड स्फेयर का भी कराऊँ, होलोस्फेयर का भी कराऊँ, फिर सेमी डिस्क का भी कराऊँ, डिस्क का भी कराऊँ, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज आपको वो तरीका होना चाहिए। और आपको जो मेन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आने वाला है ना वो है उसकी वैल्यू कि कितना होता है। और अगर मैं सीबीएसई फाउंडेशन क्लासेस की बात करूँ तो उसमें तो डेरिवेशन मुझे लगता ही नहीं है कि बुक में होगा, नहीं है बुक में, डेफिनेटली बुक में नहीं है, सिर्फ आपके पास वैल्यूज ही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो करके बताऊंगी ताकि आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे होता है। सेमी सर्कल, ये हमने ले लिया सर्कल। अब हमें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी, आप निकालो जो सिमेट्रिक एक्सिस अपन निकालते हैं ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो होगी ये होगी ना, इसके इस साइड में दोनों साइड में सेम शेप आ रहा है, सेम एरिया आ रहा है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब इस एक्सिस पे कहीं पे हमारा सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब जो x वाली डिस्टेंस है ना वो तो हमें पता है कि बीच में आने वाली है। अगर ये इसका जो ये ना ये r है तो ये r डिस्टेंस पे ही आने वाली है, सॉरी इसकी जो रेडियस है वो r गिवन है। अब हमें जो डिस्टेंस निकालनी वो है कि इस एक्सिस पे ऊपर कहाँ आएगा, तो ऊपर ही, नीचे तो आएगा नहीं। तो अब हमें ये निकालना है कि इस एक्सिस पे कहाँ पे आएगी, तो हमें सिर्फ y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, चलो हम लोग ले लेते हैं कि ये कोई मास है dm। ठीक है, हमने जो पूरा का पूरा जो मास है ना इसका थोड़ा सा पोर्शन कट कर लिया और हम लोग पहले डीएम मास के लिए निकालते हैं। जब भी नॉन यूनिफॉर्म या फिर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें से छोटा सा पार्ट लेके चलते, तो हमने ये पार्ट ले लिया। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई एंगल थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये एंगल कितना है डी थीटा, या फिर यहाँ से एंगल ले लो थीटा। चलो ये भी हमने ले लिया। अब अगर मुझे इस मास की यहाँ से हाइट लेनी तो कितना होगा, ये थीटा है, थीटा की डायरेक्शन में क्या होता है कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आर। ये वाली वैल्यू आर होगी ना, सब जगह रेडियस ही होती है आर, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। चलो ठीक है, ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, वाई सी एम निकालने वाले हैं, एक्स सी एम हमको ऑलरेडी पता है, तो कितना होगा वाई डी एम एंड ये हो जाएगा डी एम। तो हमें अब इस dm की वैल्यू निकालनी है, dm की वैल्यू निकालनी है। तो सर्कल की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ होता है। हम लोग यहाँ पे सिग्मा सरफेस क्यों नहीं ले रहे, अगर ये डिस्क होता ना, इसके अंदर भी एरिया होता है तो हम लोग डिस्क के लिए सरफेस मास डेंसिटी लेते, लेकिन ये सर्कल है, सर्कल में सिर्फ जो सर्कमफेरेंस होता है उधर मास होगा, तो वो क्या हो जाएगा m/l, और यहाँ पे l। अब देखो लेंथ कितनी है, लेंथ अब ये लेंथ l नहीं है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पूरे का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, और ये हाफ है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी πr। और मेरा जो लैम्बडा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लैम्बडा इक्वल्स टू dm/dx इक्वल्स टू m/πr, दोनों ही वैल्यू सेम होती है। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूँ तो dm कितना आ जाएगा, लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय dx,
हो जाएगा लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब देखो यहाँ पे आपको डी एक्स की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, हम लोग थीटा की बात करें ना। अब आप देखो, अगर मैं चलो नहीं लेती हूँ, मैंने सिर्फ डी एक्स लिया है, तो आपको एक्स की लिमिट लगानी पड़ेगी। अब आप एक्स की लिमिट क्या लगाओगे, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में तो जा नहीं रहा है, ये तो ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ वेरी हो रही है वो चेक करो। यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ पे थीटा अलग होगा, यहाँ पे थीटा अलग होगा, यहाँ पे थीटा अलग होगा, सब जगह थीटा अलग होगा। तो मैं डी एक्स की लिमिट अगर मैं चाहूँ ना कि मैं क्यों हटाऊँ, मुझे तो नहीं हटाना, मुझे डी एक्स में ही काम करना। तो आप क्या लगाओगे एक्स की लिमिट, सोच के देखो। यहाँ पे एक्स की लिमिट काम ही नहीं करेगी, बिकॉज हम लोग स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे, हम लोग एंगुलर मूव कर रहे हैं। तो हमें एंगल की लिमिट चाहिए कि, तो इसलिए हमें इस डी एक्स को डी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक रिलेशन होता है कि ये हो गया एंगल कितना डी थीटा, और ये जो डी एम मास है और लेंथ भी कितनी है डी एक्स है। तो हमारे पास एक डेफिनेशन होती है थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। आर कितनी है डी एक्स, रेडियस ये कितनी है आर है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आर डी थीटा। हो सकता है इसमें तो नॉर्मल डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पे रख दो डी एम इक्वल्स टू लैम्बडा, और डी एक्स कितना हो जाएगा आर डी थीटा। रख दी वैल्यू, हमने पुट कर दी, चलो ठीक है। अब लैम्बडा की वैल्यू हमको क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि भाई लैम्बडा क्या होता है, तो हमें लैम्बडा की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। लैम्बडा की वैल्यू क्या है, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। लैम्बडा इक्वल्स टू हो जाएगा एम अपॉन पाई आर। लैम्बडा ये होता है एम अपॉन पाई आर। तो डी एम इक्वल्स टू एम अपॉन पाई आर कर दो, मल्टीप्लाई में आर डी थीटा कर दो, हो जाएगा। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा एम बाई पाई डी थीटा हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो वाई सी एम। सबसे पहले वाई को एज इट इज रखो, और अब देखो डी एम डी एम निकालना है ना। तो डी एम की वैल्यू क्या है एम अपॉन पाई डी थीटा। अब देखो ये जो वाई है ना, वाई कितना है हमने निकाल दिया ऑलरेडी। वाई की वैल्यू कितनी है, इस डी एम के लिए बात करें ना, तो डी एम के लिए तो वाई की वैल्यू कितनी है आर साइन थीटा। तो आप यहाँ पे लिख दो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एम। डी एम मतलब कितना एम अपॉन पाई डी थीटा हो जाएगा। चलो अब आप इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो ये अब हम लोग हटा देते हैं, उस टर्म को यहाँ से हटा देते हैं, स्पेस में देना थोड़ा। कैलकुलेट करो तो ये कितना हो जाएगा, एम बाई पाई कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, आर भी कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, और ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे भी m बाई पाई कॉन्स्टेंट है, ये डिवाइड में क्या हो जाएगा डी थीटा होगा। तो m बाई पाई से m बाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कैंसिल हो गया। इक्वल्स टू r, अब लिमिट कितनी लगानी, थीटा कितना चेंज हो रहा है, थीटा यहाँ से यहाँ तक ये 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, और इसमें तो m बाई से, और इसका क्या हो जाएगा पाई माइनस 0। आप लिमिट लगाओगे तो यही होगा ना। आगे और सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा y हमारा हो जाएगा कितना r, लिमिट लगा दो, माइनस कॉस पाई कितना होता है प्लस का 1, माइनस माइनस कॉस 0 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 1 1 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r अपॉन पाई। इसका मतलब यहाँ से कुछ 2r बाई पाई डिस्टेंस पे हमको क्या मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो इस टाइप से आप सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। देखो मैंने आपको पूरा मेथड बताया। अब आप मुझे बताइए, क्या एग्जाम में अगर आप चाहते हो कि मैं तो कुछ याद रखने ही नहीं वाला, मुझे नहीं पता कितना, मैं तो वही कैलकुलेट करूँगा, तो जितने टाइम में आप ये कैलकुलेट करोगे ना, उतने टाइम में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप जब आप याद कर सकते हो, देखो पता होना चाहिए कि मेथड क्या हो। मैं हमेशा बोलती हूँ आप सब चीज़ याद कर सकते हो, लेकिन आपको उसका मेथड भी पता होना चाहिए कैसे, बिकॉज काफ़ी टाइम क्वेश्चन ना ट्रिकी आते हैं, तो उसमें आप डायरेक्टली याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको मेथड पता होना चाहिए। इसलिए मेथड याद रखो, लेकिन साथ में इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए कि अगर कहीं डायरेक्टली पूछे ना तो आपको निकालने का काम नहीं पड़े। चलो ये हमने कर, एक और हम लोग करते थे, जैसे कि ये हमने सर्कल का लिया तो एक डिस्क का लेके बता देते ताकि वहाँ पे सरफेस डेंसिटी आ जाएगी। डिस्क का करके देखते हैं, ये हमने ले ली हमारी डिस्क। चलो अभी हमने जो करा ना, एक सेकेंड, अभी तक हमने जो सर्कल वाला पढ़ा ना, तो हमने उधर जो थोड़ा सा मास, छोटा मास लेना होता है ना, वो यहाँ पे ले लिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते बिकॉज सर्कल के केस में पूरा मास ही सर्कमफेरेंस पे था, लेकिन ये डिस्क है, इसमें सब जगह मास है, सब जगह मास है, तो मुझे कैसे लेना है मास,
तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक छोटा सा सर्कल वाला पार्ट यहाँ पे ले सकती हूँ ना। मैं एक हाफ डिस्क को खूब सारे सर्कल से बना हुआ नहीं मान सकती, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल ऐसे पूरा करके पूरा डिस्क कंप्लीट हो सकता है, मान सकती हूँ। तो मैंने मान लिया ये हो गया डी आर थिकनेस का एक सर्कल मैंने मान लिया। और क्या ले सकते हैं, और ये हो गया इसका सेंटर, ये डिस्टेंस है हमारे पास आर। अब आप देखो, अब मैं ऐसा करते करते पूरा डिस्क बना सकती हूँ, लेकिन मुझे इसका तो सेंटर ऑफ मास पता है, कितना होता है इसका सेंटर ऑफ मास। अगर मैं आर रेडियस का लेती हूँ तो होता है 2r/पाई, मुझे पता है ना इसका 2r/पाई होता है। लेकिन मैंने ये सर्कल जो लिया है ना, वो मैंने मान लो स्मॉल आर, ये जो होती है ना वो स्मॉल आर का लिया है, तो मेरे लिए इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 2r/पाई। अब अगर मैं इस स्मॉल आर को कैपिटल आर तक लेके जाऊँ, इसकी लिमिट लगा दूँ मैं 0 से कैपिटल आर, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिस्क कवर कर देगा ना। एक बार फिर से समझाती हूँ, डिस्क है, डिस्क को हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे सर्कल से मिलकर बनी है, मान लिया हमने। और हमें सर्कल के लिए सेंटर ऑफ मास पता है कितना होता है, 2r/पाई, जब हमें रेडियस पता हो। इसके लिए हमने रेडियस ले ली स्मॉल आर। अगर मैं स्मॉल आर को 0 से कैपिटल आर तक वेरी करूँ तो क्या मुझे सेंटर ऑफ मास मिल सकता है, यस मिल सकता है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला का सेम है, एक्स के लिए कोई चेंज नहीं होने वाला, वाई के लिए चेंज होने वाला है। तो वाई सी एम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r/पाई और मल्टीप्लाई बाय dm, और ये हो जाएगा dm। लिख सकते हैं, चलो ठीक है लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिमिट किसकी लगानी है, हमने बताया है कि r को अगर हम लोग 0 से r तक वेरी करें ना तो हमें मिल सकता है। इसका मतलब हमें dm की जगह क्या चाहिए, dr चाहिए हमें, dr। अब यहाँ पे थीटा नहीं लेना, जो चीज़ वेरी हो रही है ना, जिसकी लिमिट से हमें फाइनल वैल्यू मिल रही है, वो लिमिट हमें तो उसके अकॉर्डिंग लाना है। तो यहाँ पे dm नहीं, dr चाहिए, d थीटा भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सरफेस मास डेंसिटी, बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा मास है, लीनियर नहीं है ये, तो वो कितना होता है, मास पर यूनिट एरिया। और यहाँ पे मास कितना है इसका, और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ dm/da, पॉसिबल। dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू da। चलो ठीक है। एरिया, इसका एरिया कितना होगा, πr²/2। टोटल का एरिया πr²/2 होगा ना, टोटल πr² होता है अपॉन 2, बिकॉज सेमी है। अब मुझे अगर dA निकालना है ना, तो dA कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, 2πr/2, 2 से 2 कितना बचेगा, πr/dr, dr होगा ना, r का dr करना है तो πr/dr। तो मैं लिख सकती हूँ dm इक्वल्स टू सिग्मा πr/dr होगा, या फिर इसको स्मॉल आर ही लो, अगर हमें वेरी करना है ना तो आप स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर ले लो इसको सबको, तो ये हो जाएगा πr/dr। आ गई dm की वैल्यू। अब आप इसको पुट करो इस फॉर्मूले के अंदर, क्या हो जाएगा, 2r/पाई, ये हो जाएगा dm कितना है, सिग्मा πr मल्टीप्लाई बाय dr, और ये dm, इसको मैं कैपिटल M में लिख देती हूँ सिंपली, क्योंकि हमारे पास इसका मास गिवन है। टोटल का मास कितना है, m है। सर्कल का मास हमें नहीं गिवन था, लेकिन इसका मास हमें गिवन है। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो स्पेस करना पड़ेगा, तो हटाइए इन सबको, इसको भी हटा दो। अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है, चलो पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है, तो ये इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 बार आ गया और सिग्मा बार आ गया, अरे यार 2 सिग्मा, ठीक है। पीछे क्या बचा, r² एंड डिवाइडेड बाय द मास m। सॉल्व करो और लिमिट क्या लगानी है, 0 से कैपिटल आर, ये कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा, ये आ जाएगा r³ भी आएगा ना, r इधर है और r इधर है, ठीक है। ये हो जाएगा r³/3 और डिवाइडेड बाय m, और सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 2r³/m मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। लेकिन हमको जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी ना, उसमें सिग्मा की वैल्यू नहीं गिवन थी, सिग्मा की वैल्यू तो हमने हमारे हिसाब से ली थी। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हुआ करती थी, मास अपॉन एरिया, एरिया कितना था, πr²/2, यही था सॉरी। तो आप सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितनी थी, 2m/πr
ये मैंने सही तो लिखा है ना, 3 लिखना भूल गई थी। 2m/πr²। m से m कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, ये जो YCM है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4r/3π। ये हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ से कुछ 4r/3π की डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। देखो आपने खुद ने देखा कि इसकी खुद की कैलकुलेशन में भी जो सर्कल है ना, उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए था। अब इमेजिन करो कि आपको ये क्वेश्चन पूछा है, आपको याद तो रखना ही नहीं कि चलो भाई मैं तो याद नहीं रखूंगा, अब मुझे निकालना है। इसका निकालने से पहले आपको सर्कल का निकालना पड़ेगा, फिर आप इसमें पुट करके इसमें निकालोगे, उतने में तो आधा पेपर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कुछ होते हैं ना सेंटर ऑफ मास है, जो फिक्स्ड मतलब जो शेप्स होते हैं, देखो मैं कुछ अलग शेप है तो उसका तो ऑब्वियसली बात है हमें निकालना ही पड़ेगा, वो हम लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन फिक्स होते हैं, जैसे कॉनिकल शेप हो गया, स्फेयर हो गया, सॉलिड हो गया, होलो स्फेयर हो गया, सर्कल हो गया, डिस्क हो गया, तो इनका हम लोग याद रख सकते हैं ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल में इजीली यूज़ कर सके। तो ये दो मैंने करवा के देख लिया। कुछ इस टाइप से कंटिन्यूस अगर हुआ ना तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, अगर एरिया कवर कर रहा है तो सरफेस लेना है, अगर लीनियर वेरी हो रहा है तो लीनियर मास डेंसिटी लेनी है, फिर अकॉर्डिंगली जो भी DM होगा ना उसकी वैल्यू आपको देखना है कि किस में ट्रांसफर करना। अगर इसका कन्फ्यूजन होता है ना तो आप देखो कि किसको वेरी करने से मेरा ओवरऑल निकल रहा है। अगर थीटा को वेरी करना है तो थीटा में चेंज करो, आर को वेरी करना निकल रहा है तो DR में चेंज करो। तो अभी हम लोग जो कुछ फिक्स्ड शेप है ना उनका सबका निकाल के बता देते हैं कि कितना होगा, तो आप वो याद कर लेना। हमने पढ़ा सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल इसका कितना होता है, इसका हमने निकाला था कितना था 2r/π। ये जो होता है ना वो होता है 2r/π। अगर मैं बात करूँ सेमी डिस्क की जो हमने अभी निकाला है तो इसका क्या होता है, इसका होता है 4r/3π। अब मैं बात करती हूँ होलो हेमिस्फेयर, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा r/2। अगर मैं बात करूँ सॉलिड हेमिस्फेयर की, सॉलिड हेमिस्फेयर, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 3r/8। r जो है वो रेडियस है, हाँ सब में r क्या है, रेडियस है। उसी टाइप से अगर मैं बात करूँ कोन का, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होलो कोन की। होलो कोन ये कुछ ऐसा होता है ना, ये यहाँ पे ऐसे, तो इसके लिए जो डिस्टेंस होती है ना वो होती है h/3। उसी टाइप से अगर मैं बात करूँ सॉलिड कोन की, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है कुछ h/4। तो h/3 एंड h/4 इस टाइप से आपको ये दोनों सारे के सारे, देखिए फिक्स शेप से इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इनके लिए फिक्स होता है कि इसके अलावा कुछ उटपटांग का शेप दे दिया ऐसे 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 कुछ भी, तो उसमें तो आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो फिक्स्ड शेप्स है ना, इनमें ये जो केसेस होते हैं वो मैंने लिख दिए, या तो हेमिस्फेयर होगा, या कॉनिकल होगा, या सर्कल होगा, या डिस्क होगा। तो चारों के चारों छहों के छहों केस मैंने आपको लिख दिया, या तो होलो होगा या फिर सॉलिड होगा। ये भी होलो और सॉलिड का काम है, ये मान लो होलो सर्कल, ये सॉलिड सर्कल। तो ये सारे के सारे केसेस हमारे पास हो गए, ये r/2 पर है, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसके बाद में हम लोग आगे के टॉपिक पे बात करते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स ट्राई करना, जितना हो सके ट्राई करना। मैं भी और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं करवाऊंगी, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, लेकिन पहले हम लोग एक बार थियरी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। न्यूज जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में पढ़ लिया, उसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन का क्या मतलब है। अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करी। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, XCM। अगर निकालना है तो ये हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डॉट 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 एन तक जितना लेना है टोटल मास, ठीक है। अब अगर मुझे इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली लिख देती हूँ dxcm/dt। तो ये vcm हो जाएगा ना, डिस्टेंस का x जो है वो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का अगर मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ तो वेलोसिटी आती है। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, m1 v1। m1 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होने वाला नहीं, x1 का होगा तो v1 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी हो जाएंगे और ये आ जाएगा टोटल मास हो जाएगा इस टाइप से। अब आप देखो
हमारी जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी क्या निकली, m1 प्लस m1 v1 m2 v2 m3 v3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, p1 प्लस p2 प्लस p3 अपॉन m टोटल, यानी टोटल मास कैपिटल M लिख देते हैं। m1 v1 मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो ये हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए, फर्स्ट सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा मोमेंटम, ये दूसरे के लिए, तीसरे के लिए तो ये हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p3, या फिर ये जो पूरा का पूरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पूरे सिस्टम का p सिस्टम क्या हो जाएगा मोमेंटम। तो मैं लिख सकती हूँ p सिस्टम लिख दूँ, p सिस्टम इक्वल्स टू m टोटल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट है ना, इससे अगर हमें किसी सिस्टम का, जैसे हम लोग पूरे के पूरे सिस्टम का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, पूरे के पूरे सिस्टम का एक पॉइंट पे सेंटर मार के उसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं एक्स और वाई, उसी टाइप से हम लोग इस पूरे के पूरे सिस्टम की एक वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ, मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं। उसी टाइप से अगर हम लोग उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है ना, तो उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, उस पूरे सिस्टम का टोटल मास मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है ना, तो हम लोग डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोग पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकाल सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी से आगे रिलेटेड हम लोग तो वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी वीडियोस जो मैंने यूट्यूब पे चेक करे वो होता है कि इस पार्ट में उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया, लेकिन वो हमने पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन। उसके अंदर हमने गन बुलेट सिस्टम और बॉम्ब ब्लास्टिंग वाला सिस्टम भी पढ़ा है, और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी करे, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी उसके न्यूमेरिकल करे हैं। तो उसकी बात हम लोग थोड़ी बहुत अगर न्यूमेरिकल्स की बात कर ले, लेकिन थ्योरी की बात हम नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो इस टाइप से हमारे सिस्टम का जो मोमेंटम है हम लोग निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से हमने वेलोसिटी निकाला है, उसी तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। ACM क्या हो जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस जो भी आगे आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। हो जाएगा, हो सकता है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो m1 a1 m2 a2 m3 a3 क्या होता है। हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि F इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है F एक्सटर्नल फोर्स। अब मैंने इसको एक्सटर्नल ही क्यों बोला, मैंने इसको टोटल मास यानी नेट फोर्स मैंने इसको क्यों नहीं बोला। द रीज़न इज़, अगर मैं किसी दो पार्टिकल सिस्टम का लेके चलूँ मास, फॉर एग्जांपल m1 और m2, मैं सिर्फ दो मास की बात कर रही हूँ, दो पार्टिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे अगर m नेट होगा ना, f नेट, तो क्या होगा, या तो f एक्सटर्नल प्लस f इंटरनल। तो f इंटरनल जो होगा ना, उसमें क्या होगा, एक m1 पे मास लगाएगा m2 और दूसरा क्या लगाएगा, m2 पे मास क्या लगाएगा, m1। इंटरनल मासेस क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है, जो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इंटरनली लगाते हैं वही होता है। कोई एक मास m1 है उस पर m2 लगा रहा है, तो कोई मास m2 है उस पर m1 लगा रहा है। अगर दो पार्टिकल सिस्टम की बात करूंगी तो सिर्फ यही केस होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो भी यही होगा। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो एक पार्टिकल पे वो सारे के सारे पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, उसी टाइप से उस पर दूसरे लगाएंगे। तो अगर मैं इसको ईजिएस्ट वे में समझने का तरीका यही है कि हम लोग सिर्फ दो पार्टिकल सिस्टम लेते हैं, तो एक पे फोर्स लगाएगा दूसरे वाला, उसी टाइप से दूसरे पे लगाएगा पहले वाला। और हमें न्यूटन के थर्ड लॉ से, बाय द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन वी नो दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। m1 m2 पे जितना फोर्स लगाएगा ना, उतना ही m2 m1 पे फोर्स लगाएगा। इसका मतलब दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ दो पार्टिकल सिस्टम की बात करूँ तो इसका F नेट इंटरनल, सिर्फ इंटरनल फोर्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा F m1 m2 माइनस, ये यहाँ पे देखो ये प्लस है, इनको ऐड करेंगे तो इस पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा F m2 m1। अब मुझे पता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये माइनस किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। तो ये हमने दो पार्टिकल सिस्टम का केस लेके समझा है कि जो इंटरनल फोर्सेस होंगे ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो फोर्स होता है ना, ये सिर्फ F एक्सटर्नल है, बेसिकली F नेट ही होता है, टोटल फोर्स होता है, लेकिन इसमें इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, F एक्सटर्नल। तो वी कैन राइट सेंटर ऑफ मास की जो एक्सीलरेशन होगी वो क्या होगा, F एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय M टोटल। हो सकता है और आगे इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो F
एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m टोटल, यानी टोटल मास सिस्टम का मल्टीप्लाई बाय a सेंटर ऑफ मास। चलो ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ऊपर की हम लोग सब चीज़ हटा, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है, आ गया। ये क्या है, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास टोटल मास मल्टीप्लाई बाय ए सेंटर ऑफ मास। तो अब इससे जिस टाइप से हमें अगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना था ना, तो हमें इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हमने पूरे सिस्टम का मास ले लिया, टोटल मास, दैट इज़ वेरी इजी। टोटल मास निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, टोटल मास निकाल दिया और हम लोग सिर्फ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ले लेते ना, तो हमें पूरे सिस्टम का मोमेंटम मिल जाता था, वही हमारा फॉर्मूला था। उसी टाइप से अगर हमें टोटल जो सिस्टम होगा उस पर एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट करना है और हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पता है ना, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का अगर हमें एक्सीलरेशन पता है तो वी कैन फाइंड टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट सिस्टम, ऑन दैट बॉडी। तो ये कितना ईजी हो जाएगा आप खुद समझो। सिस्टम है, सिस्टम में नंबर ऑफ मासेज है, एन नंबर ऑफ मासेज है, कहाँ मैं एक एक की वेलोसिटी कैलकुलेट करती थी, एक एक का एक्सीलरेशन निकालती थी, फिर उस पर सम करके टोटल निकालती। अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमें उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता है और उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या उसका एक्सीलरेशन पता है, तो फिर हम लोग पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी निकाल सकते हैं और उस पर नेट टोटल एक्सटर्नल फोर्स भी निकाल सकते हैं। उस पर जो फोर्स होगा ना वो एक्सटर्नल फोर्स ही होगा, द रीज़न इज जो इंटरनल फोर्सेज है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल सिस्टम में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है ना, दिस इज 0। तो सबसे पहली बात है, जब भी मैं बोल रही हूँ ना कि नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, दैट डजंट मीन कि उसके ऊपर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं ना वो सारे के सारे 0 है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू, ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख रही हूँ ना, तो इसका मतलब इसकी सबकी वैल्यू 0 हो, ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है, लेकिन नेसेसरली 0 ही होंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जब मैं बोल रही हूँ टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0, तो इट कैन बी द केस लाइक F1 माइनस F2 और ये प्लस ये माइनस, और मे बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, लेकिन इनकी वैल्यू 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसकी 10 हो गई, इसकी भी 10, इसकी 15, इसकी भी 15, सबकी फोर्स की वैल्यू है क्या, इंडिविजुअल फोर्सेस 0 है? नहीं, 0 नहीं है, सबके पास अपनी वैल्यू, लेकिन इनका किसी दो फोर्स आपस में क्या बना रहे, पेयर बना रहे, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन है। तो F1 माइनस F2 0 हो जाएगा, उसी टाइप से F3 माइनस F2 0 हो जाएगा और टोटल क्या हो जाएगा 0। तो F एक्सटर्नल इस तरीके से भी 0 हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने नेट फोर्स 0 बोला है इसका मतलब सारे के सारे जो फोर्सेज लग रहे हैं ना सब इंडिविजुअली भी 0 है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। द नेट फोर्स इसका मतलब उनका सम, वो जो सम करने के बाद जो आ रहा है ना वो 0 है। उसी टाइप से अगर मैंने F एक्सटर्नल 0 बोला तो फॉर्मूला क्या होता है, m टोटल मल्टीप्लाई बाय a सेंटर ऑफ मास। अब जो मास है वो तो 0 हो नहीं सकता, F एक्सटर्नल 0 है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है जो a सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, 0 है। अब सेम चीज़ यहाँ पे भी आती है, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो उसके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन होंगे ना A1, A2, A3 उनकी वैल्यू भी 0 हो सकता है, किसी केस में हो भी सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब जो A1 प्लस A2 प्लस A3 जो भी इंडिविजुअल होगा ना उनका सम 0 है, इंडिविजुअली 0 हो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन या फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसी को भी अगर 0 रख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी भी क्या है 0 है, नहीं, वो उनका सम, उन्हीं का सम तो हमारे पास मिलता है ना सेंटर ऑफ मास। हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 ये होता है। अगर मैंने इसको 0 कर दिया, ये टोटल मास, तो ये भी 0, तो हमारे पास क्या आएगा m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 इक्वल्स टू 0। लेकिन ये 0 सारे के सारे 0 ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनका जो सम है ना, ये जो सम आ रहा है ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इंडिविजुअल कांस्टेंट, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन 0 ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो ये एक चीज़ आ गई। अब आता है कि अगर हमने ACM को 0 लिया है, ठीक है, हमने ले लिया कि ACM इज 0 और ACM क्या होता है, dVCM अपॉन dt, यही होता है, हमने इसी फॉर्मूले से इसको निकाला था। और जब भी किसी वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 आता है तो इसका मतलब
वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होता है। इसका मतलब VCM क्या है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेम जो चीज़ मैं अभी बता रही हूँ यहाँ पे भी लिंक कर रही है। VCM कांस्टेंट, इसका मतलब V1 V2 V3 इंडिविजुअल कांस्टेंट हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका सम V1 प्लस V2 प्लस V3 वो कांस्टेंट आना चाहिए। और ये चीज़ आपको पता है कि अगर किसी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो जो सिस्टम है ना, वो एक उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो एक फिक्स्ड वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब हमने एक फॉर्मूला निकाला था, P सिस्टम इक्वल्स टू क्या निकाला था, M टोटल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला था। अब मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास ये जो वैल्यू है ना, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या है, 0 है, वो 0 है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, M टोटल VCM इक्वल्स टू 0। तो जिस टाइप से केसेस मैंने बाकी सब में लगाए थे ना, वो केस इधर भी लग जाएगा। इधर भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ भी क्या होगी, 0 होगी। चलो, अब हमने बोला कि F नेट इक्वल्स टू 0, हमने केस पढ़ा F नेट, और यहाँ पे हमारा F नेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, हम लोग इसको एक्सटर्नल फोर्स ही लिखते हैं, इक्वल्स टू 0। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमारे पूरे सिस्टम का क्या है, मोमेंटम है। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। अगर dP अपॉन dt इक्वल्स टू 0 सिस्टम का, तो इसका मतलब P सिस्टम इज व्हाट, कांस्टेंट होगा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका मतलब M1 V1 प्लस M2 V2 ये जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा इनिशियल और फाइनल केस में। और यही तो हमारा होता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब अगर किसी सिस्टम में पहले कुछ केस अलग था, बाद में हमने क्वेश्चन भी करे इसके ऊपर, तो इसका मतलब उसका जो मोमेंटम रहता है ना, वो कंजर्व्ड रहता है। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला ये जो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जो लॉ है ना, ये हर जगह काम करता है, ये वाला लॉ हर जगह काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काफ़ी जगह काम नहीं करता है, लेकिन ये वाला लॉ हमेशा ही वैलिड रहता है। हम लोग आगे जब कॉलिजन पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे आया मोमेंटम का, वो हमें पता पड़ गया। अगर हमने F एक्सटर्नल 0 दिया है ना, कि उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, नेट फोर्स 0 है, तो उसका मतलब उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है ना कि द टोटल नेट फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम, तो आप मान लो कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा ही लगेगा। चलो, अभी हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पास एक सिस्टम है, ये हो गया मास M1, ये ले लो मास M2, ये पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। और हम लोग पहले इंडिविजुअल ब्लॉक्स की बात करते थे, हमने अभी तक यही बात करी जब हमने पूरा पिछला वाला चैप्टर पढ़ा ना, लॉ ऑफ क्या, मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल ब्लॉक्स की ही बात करी है। अब हम बात करें इस पूरे सिस्टम की। एक सिस्टम है जिसके अंदर एक प्लेन है, प्लेन के अंदर 2 मासेस पड़े, एक पे फोर्स F लग रहा है, एक रेस्ट पे। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताओ। इसका एक्सीलरेशन नहीं चाहिए मुझे इसका भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो अब बताओ, अब आप कैसे करोगे। अब आपको डिफरेंस समझ में आया कि पहले आप क्या कर रहे थे और अब आप क्या कर रहे थे। पहले आप इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे काम कर रहे थे, अब आप एक पूरा सिस्टम लेके काम कर रहे हो। System of particles. This is a particle, this is a particle, and this whole is a system. And now we need to find the acceleration of this whole system, which will be different from इसका acceleration and इसका acceleration. ठीक है ना, ऐसा नहीं आपने इसका acceleration निकाल दिया और यही center of mass का acceleration, नहीं, अभी चीज़ें बदल जाएगी। कैसे, देखो, ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे कोई चीज़ है तो इसका मतलब वो उसकी वेलोसिटी है ही नहीं, वो वेलोसिटी कर ही नहीं, वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन भी 0। अब मान लेते A1 इज 0 हो गया, A2। अब इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इज व्हाट, इस पे कितना फोर्स लग रहा है F, और ये M2। हम लोग क्या बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, F अपॉन M2, ये आ गया हमारे पास इसका एक्सीलरेशन A2। अब आपके पास क्या फॉर्मूला है, M1 A1 प्लस M2 A2, 2 सिस्टम है, 2 पार्टिकल सिस्टम है, M1 M2। M1 क्या है, एक्सीलरेशन क्या है 0, प्लस M2
एक्सीलरेशन कितना है, F/m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको आप कैलकुलेट करो, क्या आएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा F/m1 प्लस m2। और ये हम लोग करते भी थे ना कि हमें पूरे सिस्टम का निकालना है, नेट ड्राइविंग फोर्स निकालो डिवाइडेड बाय m1 बाय m2 उस टाइप से। लेकिन ये सिंपल केस था इसलिए वो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कि जब कॉम्प्लिकेटेड केस आएंगे ना तो वहाँ पे मैच नहीं भी करेगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। पुली वाला केस लेते हैं। ये हम लोग ले लेते हैं मास 2 kg। मैं ना जो डेटा से बहुत सिंपल लेती हूँ बिकॉज हमको समझने के लिए करना है। जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें तो आता है 1.9 2.9 ऐसे डेट्स भी आते हैं, हम लोग सिंपल लेके चल रहे हैं। 1 kg ये पुली है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मासलेस है, तो वो सारी कैलकुलेशन हमें चाहिए भी नहीं। अब हमें बताओ सबसे पहले तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। उससे पहले मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास किसके पास में आएगा, कहाँ पे होगा। पॉज करो, कमेंट करो। तो देखो हमने ये बात पढ़ी है कि जब भी जो सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे ना वो हैवियर मास के पास में आएगा। हैवियर मास के पास होगा, इसका मतलब इस मास के नियर होगा। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो हमें एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसका और इसका एक्सीलरेशन नहीं निकालना पड़ेगा। ये पुली एक ही है, इस पर टेंशन ले लो T। तो इन दोनों का एक्सीलरेशन भी क्या होगा, सेम ही होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये 2 kg है और सेंटर ऑफ मास इसके पास में होगा, तो एक्सीलरेशन इसका होगा इस डायरेक्शन में A और इसका ऊपर वाली डायरेक्शन में A। दोनों का एक्सीलरेशन सेम है लेकिन क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन ये A इस A के बराबर नहीं होगा, यही यहाँ पे डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। हम अब लोग इंडिविजुअल एक्सीलरेशंस की बात कर ही नहीं रहे, हम लोग पूरे सिस्टम दोनों का साथ में लो। अब इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन मुझे बताओ। चलो ठीक है, चलो इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ये दो मास है 1 kg 2 kg, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है। इस पूरे मास सिस्टम का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है। जब ये एक्सीलरेशन हो रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है नीचे हो रहा है, तो इसमें भी तो कोई चेंज आएगा। मैंने रैंडमली लिया है, इसका भी तो कुछ एक्सीलरेशन होगा ना, हमें वही फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये ए निकालने की ज़रूरत है और हमें पुली वाले से बहुत अच्छे से क्लियर है, फिर भी मैं दोबारा अच्छे से समझाती हूँ। बाकी इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लेने चाहिए अभी तक। तो ये हो जाएगा 2g, ये हो जाएगा 1g। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उस डायरेक्शन वाला फोर्स मैक्सिमम होता है, उसकी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ पे नीचे है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2g माइनस t इक्वल्स टू 2a। एक इक्वेशन ये हो जाएगी और एक यहाँ से क्या बनेगी, हो जाएगा ये ज़्यादा है फोर्स t माइनस g इक्वल्स टू a। दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से क्या आ रहा है t इज इक्वल टू a प्लस जी, 2 से 1 में पुट करो, 2g माइनस a माइनस जी इक्वल्स टू 2a। तो ये क्या बन रहा है, g इक्वल्स टू 3a, तो a इक्वल्स टू आ रहा है g/3। चलो ठीक है, हमारे पास ये एक्सीलरेशन आ गई। ये एक्सीलरेशन कितनी, a इक्वल्स टू g/3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन। वो कैसा होगा, मास m1 कितना ले लो, 1 ले लो, इसकी एक्सीलरेशन कितनी ले लो, ये हो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन, हम लोग ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं नीचे को नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस है, ऊपर जा रहा है, इसकी एक्सीलरेशन कितनी g/3, तो g/3 प्लस दूसरे का मास 2, एक्सीलरेशन माइनस g/3, इसको प्लस ले रहे तो उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का g/3 और कितना टोटल मास कितना है 3। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, g/3 माइनस 2g/3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस का g/9, मतलब नीचे की साइड जाएगा। ये जो माइनस साइन आ रहा है ना, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन में जा रहा है और एक्सीलरेशन कितनी होगी g/9। तो इस टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी हम लोग आगे और न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स करोगे तब आप उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अपने कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। तो सबसे ये दोनों के दोनों जो न्यूमेरिकल्स है वो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। मैं ऐसे ही न्यूमेरिकल कराती हूँ जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, ताकि आपको भी पता पड़े कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न कैसा रहता है। मैं मैक्सिमम मेंस वाले क्वेश्चन कराती हूँ,
कुछ मुझे लगता है एडवांस वाला काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं वो भी क्वेश्चन करवाती हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एक रॉड गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, हैज़ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी। क्वेश्चन के अंदर क्लियर गिवन है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता ना तो आप सिंपली L/2 कर देते कि L/2 इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। इसमें तो सिर्फ x डायरेक्शन में आएगा, इसमें फाइंड x पूछा है, वैसे इसमें होगा भी सिर्फ x का ही है, y का तो होगा नहीं। तो x में जो होगा ना वो अगर ये यूनिफॉर्म होता तो आप सिंपली लिख देते L/2, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी विच इज गिवन रो x। ये रो वही है जो हम लोग लैम्बडा यूज़ करते हैं, इसने यहाँ पे रो बोला है तो हम लोग इसको लैम्बडा ही लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा a+b x/L का स्क्वायर, ये गिवन है और x की लिमिट भी दे रखी है 0 से L, दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू L। तो इसका मतलब मैक्सिमम 0 से L तक ही इसकी लिमिट होने वाली है। तो अब हमें x निकालना है। तो सबसे पहले लैम्बडा हमें पता है और हमें पता है लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता था, dm/dx, और dm कितना होता था, लैम्बडा मल्टीप्लाई बाई dx। अब हम लोग इसके आगे क्या करते थे, जैसे कि हमने सर्कल वाला करा था तो हमने dx को थीटा में चेंज करा था बिकॉज हमारी लिमिट थीटा से वेरी होती थी, लेकिन यहाँ पे लिमिट गिवन है, x की ही गिवन है और वो 0 से L है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है, एक्सीएम इक्वल्स टू x dm और ये हो जाएगा dm। तो अब हमें इनकी वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत है। चलो मैं इसको इंडिविजुअल सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं dm की। तो क्या हो जाएगा, dm इक्वल्स टू लैम्बडा dx, ये हो जाएगा। लैम्बडा की वैल्यू कितनी गिवन है, a+b x/L का स्क्वायर और ये हो जाएगा d, वापस मल्टीप्लाई सॉरी सिर्फ dm निकाल लेना था, dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग यहाँ सॉल्व कर देते हैं। dm कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dx इंडिविजुअल लिख देते हैं प्लस b x/L का स्क्वायर dx, और लिमिट कितनी लग रही है, 0 से L लग रही है और 0 से L लग रही है। यहाँ पे a कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की आप लिमिट लगाओगे आएगा a l, प्लस इसका देखो b कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और ये x/L में स्क्वायर करेंगे ना तो 1/L स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लो, अपन लिख दो b/L स्क्वायर। पीछे कितना बचा, सिर्फ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3, लिमिट लगा लो 0 से L, तो ये हो जाएगा al प्लस b/L का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L³/3, तो ये कितना हो जाएगा al प्लस bl/3, ये हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा ना तो bl/3 बचेगा। ये आ गया हमारे पास dm, या फिर इसको लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ dm इज व्हाट, 3al प्लस bl डिवाइडेड बाय 3। इसको हम लोग देते हैं हमारी एक इक्वेशन। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, dm की वैल्यू निकाल दी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dm इज व्हाट, 3al प्लस bl डिवाइडेड बाय 3, और इसको हम लोग हटा देते हैं। किस लिए, बिकॉज हमको चाहिए स्पेस। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dm। देखो मैं एकदम धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिफिकल्ट ना लगे। x dm फिर से ले लो, x dm की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा dx, तो dx तो आ जाएगा, और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, a प्लस b x²/L स्क्वायर, मैंने ओपन कर दिया। आप फिर से इसको लिखो, ये हो जाएगा, इंडिविजुअल कर देते हैं। सबसे पहले आएगा ax dx 0 से L, प्लस दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा आएगा b x की स्क्वायर और L स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, लिमिट लगा लो 0 से L, यही होगा ना, देखो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय x dx x²/L स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, a तो कांस्टेंट है, x dx का क्या होता है, x²/2, लिमिट लगा दो तो ये आ जाएगा L²/2, प्लस का b/L स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। पीछे क्या बचा, x³ क्या होता है, x4/4, तो ये हो जाएगा L4/4। सॉल्व करो, al²/2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा bl²/4। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2al² प्लस bl² डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे सिंपल पुट कर दो,
तो हमारा जो XCM है ना वो क्या होगा, सबसे पहले वो वाली टर्म लिखो 2AL² प्लस BL² डिवाइडेड बाय 4। DM कितना आ रहा है 3AL प्लस BL/3। अब आप देखो कैसे आएगा, XCM इक्वल्स टू 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा L² आप कॉमन ले लो, L² कॉमन आ रहा है 2A प्लस B, नीचे L कॉमन आ रहा है 3A प्लस B, ये से कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना, ये सारी जो वैल्यूज है हम लोग हटा देते हैं। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, XCM इक्वल्स टू 3/4, 3L/4 ले लो, 3L/4 2A प्लस B एंड 3A प्लस B। और ये क्वेश्चन आपका आ रखा है मेंस के अंदर। तो देखो किस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो मैंने एकदम धीरे धीरे करवाया इसलिए इतना टाइम लगा, बाकी अगर आपको डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होती ना तो ये 1 मिनट का ही काम है, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल करना है। अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा मेंस में आ चुका है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे एक एक मास है, MA MB MC MD, कितनी वैल्यूज है वो भी गिवन है। और सारे के सारे जो कॉर्नर्स है जिसपे जो मासेस है ना उनके एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सीलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, फाइंड एक COM मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, M1 MA1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 प्लस M4 A4। 4 है इसलिए मैं चारों लिख रही हूँ। हो गया, फिर से फॉर्मूला लिखा, A सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू M1 A1, M1 कितना है A, M एक्सीलरेशन A1 यानी इसकी एक्सीलरेशन जो मैग्नीट्यूड है तो A है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसके पास क्या होगी, डायरेक्शन। अगर उसके पास डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन देखो, आपको एक्सिस भी दे रखा है, ये x है ये y, ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो -x होगी, ये +x, ये +y है तो इसके नीचे क्या होगा, ये माइनस का y और ये माइनस का x होगा। और ये -x डायरेक्शन में तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये हो जाएगा माइनस का i कैप होगा प्लस M2 कितना है 2M, A2 B की डायरेक्शन ऊपर की साइड में मतलब प्लस का y, तो ये हो जाएगा A तो लिखना ही पड़ेगा J कैप प्लस का 3M A3 की डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव x, तो ये हो जाएगा AI कैप प्लस 4M और डायरेक्शन 4M कहाँ है, ये देखो D पे है ना, D की बात करें इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड यानी माइनस का y, तो इसको आप माइनस कर दो इधर और क्या हो जाएगा A का J कैप, इधर भी आप I कैप लिख दो और ये माइनस लगा दो। और चारों मास का सम 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10 M। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, M से M तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये A भी बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का I कैप प्लस J कैप प्लस I कैप और ये माइनस का J कैप, यही होगा। सॉरी इसके अंदर मासेस अलग अलग रेशियो में, तो ये हो जाएगा माइनस का AI कैप, A भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, A कॉमन ले लिया, M से M कैंसिल हो जाए, माइनस का I कैप, ये प्लस का 2J कैप, ये प्लस का 3I कैप और ये माइनस का 4J कैप, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। वापस ले लो इसको, क्या हो जाएगा A/10 बाहर ले लो, माइनस I प्लस 3I तो मतलब प्लस का 2I कैप और ये प्लस का 2J और ये माइनस का 4J यानी माइनस का क्या हो जाएगा 2J कैप। और आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा I कैप माइनस J कैप A/5, 2 से 10 का कैंसिल हो जाएगा 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं हम लोग। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स थे ये, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो देखो टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा। सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। क्या पता आप इतनी प्रैक्टिस करोगे जो क्वेश्चन आपने करे हो वही एग्जाम में आ जाए, सिर्फ थोड़े से डेटाज ऊपर नीचे हो, फिर तो आपका सिलेक्शन पक्का, इवन टॉप कर जाओगे आप तो। चलो अब एक जो वैरायटी होती है क्वेश्चन की वो मैंने बताया नहीं तो मैं अभी बता देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर ही करते हैं, जैसे कि ये मास हो गया 10 kg का, ये मास हम लोग ले लेते 30 kg का।
ये 7 सेंटीमीटर ले लो। क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास दो मासेस है, एक 10 किलोग्राम है, एक 30 किलोग्राम है। हमने 10 किलोग्राम वाले मास को ऊपर की तरफ शिफ्ट करा, कितने से? 7 सेंटीमीटर से। तो उसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास वो भी शिफ्ट हो गया। कितना? वो शिफ्ट हो गया 1 सेंटीमीटर से। शिफ्टिंग बता रही हूँ मैं, इसकी वैल्यू नहीं बता रही। शिफ्ट हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर से। तो हमें ये बताना है कि ये 30 kg वाला जो सिस्टम है, 30 kg वाला जो मास है ना, वो कितने सेंटीमीटर से शिफ्ट होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन है। हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में निकालना है, एक्स डायरेक्शन में नहीं निकालना है, ठीक है। तो अब वाई वाला फॉर्मूला लेते हैं। वाई सी एम क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे शिफ्टिंग निकालनी है, मतलब चेंज निकालना है। तो मैं चेंज निकालने के लिए क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकती हूँ? नॉर्मली जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था ना, टी के रेस्पेक्ट में किया था, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई थी। हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करें, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डी वाई लिखेंगे। ये m1 तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन होने से रहा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाई वन प्लस m2 डी वाई टू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो ये जो शिफ्टिंग है ना, वो किसकी है? सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख देते हैं 1। m1 मास कितना ले लिया? 10। और 10 की शिफ्टिंग भी कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है। प्लस m2 मास कितना है? 30। इसकी शिफ्टिंग हमें नहीं पता, यही तो हमें निकालनी है। तो हम इसको लिख देते हैं dy2 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है? 40। कैलकुलेट करो, 1 = 70 प्लस 30 40। तो ये 40 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बचेगा 30 dy2 = माइनस का 30। इसका मतलब dy2 कितना आ जाएगा? माइनस का 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब नीचे, इसका मतलब जो 30 किलोग्राम वाला जो मास है ना, वो नीचे की डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर आपको शिफ्टिंग पूछिए ना, चाहे वेलोसिटी में पूछिए, चाहे एक्सीलरेशन में पूछिए, चाहे डिस्टेंस में पूछिए, आप निकाल सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है इस टाइप से। अगर वेलोसिटी है तो m1 dv1 करना है, एक्सीलरेशन होगा तो m1 da1 करना है। तो इस टाइप से आप शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। मेरे पास 2 न्यूमेरिकल और है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इनको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको एक यूनिफॉर्म वायर गिवन है, ठीक है। यूनिफॉर्म वायर गिवन है तो कोई टेंशन नहीं, यूनिफॉर्मिटी दे रखी है। ये वायर का शेप है ABC। अब हमें पूछा है कि सेंटर ऑफ मास लाइज, चलो हम लोग इसको एक बार फिर से बना देते हैं। ये कुछ ऐसा है, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये हो गया C। सेंटर ऑफ मास लाइज वर्टिकली बिलो A, इसका मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ मास है। देन फाइंड AB अपॉन BC। चलो कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है L1 और इस पूरे की लेंथ क्या है? L2 है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा? इसके एकदम बीच में, बिकॉज ये यूनिफॉर्म है, पोला है, यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे। इसको हम लोग ले लेते हैं M1। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एग्जैक्टली इसके बीच में, तो इसको मान लेते हैं M2। अब ये तीनों डिस्टेंस निकाल दो। अगर मैं इसकी डिस्टेंस बताऊँ, ये वाला एंगल कंसिडर करना आपको, ये वाला एंगल, ठीक है। ये हमने लिया, ये एंगल 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? L1/2 हो जाएगा। और ये वैल्यू हमको, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम लोग कौन सा एंगल लगा सकते हैं? बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हम लोग cos थीटा निकाल सकते हैं। तो cos थीटा क्या होता है? बेस यानी ये वाली, इसको हम लोग P ले लेते हैं अपॉन L/2, L1/2। तो P क्या हो जाएगा? L1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60। cos 60 क्या होता है? 1/2, तो हो जाएगा L1/4। क्या हो जाएगा? L1/4। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, वो हमारे पास कितनी आई? L1/4। चलो ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाली ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हमें अब ये वाला ट्रायंगल लेना है। ये 60 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया? पूरा का पूरा है, तो पूरा का पूरा L1 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आप थ्योरम लगा के करना, ही आएगा L1/2। नहीं सॉरी, L1/2 ही आएगा क्या? सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं ना, L1 और ये 60, हाँ L1/2 आएगा। तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास L1/2। और ये जो वैल्यू है ना, ये सेंटर ऑफ मास इसका, ये तो एग्जैक्टली इसके बीच में होगा। इसकी लेंथ L2 है, तो ये क्या हो जाएगा? L2/2।
सबसे पहली चीज़ आपको ये तीनों पता होनी चाहिए, तीनों निकाल दो। ये दोनों आप ट्रायंगल से निकाल सकते हो, ये हमको पता है बिकॉज हमने बोला कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है, यूनिफॉर्म है तो एग्जैक्टली बीच में होगा, इसकी लेंथ L2 है तो ये L2/2 होगा। ये तीनों चीज़ हमने निकाल दी। अब देखो, अब हमें मास अलग अलग है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हो, लेंथ की फॉर्म में दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म, हमने जो केस पढ़ा था ना यूनिफॉर्म मास डेंसिटी में, तो उसमें हमने लिया था लीनियर मास डेंसिटी, वो क्या होता था, लैम्बडा। जब भी हम लोग यूनिफॉर्मिटी की बात करें, कंटिन्यूस बात करें ना, एक ही मटेरियल का पूरा सिस्टम बना रखा है, ये रॉड तो एक ही मटेरियल की बना रखी है, तो इसका लीनियर जो मास डेंसिटी होगा वो सेम होगा, चाहे हम लोग इसके लिए बात करें चाहे इसके लिए बात करें, बिकॉज जिस मटेरियल की बनी है वो सेम, और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल्स टू M1/L1 एंड लैम्बडा इक्वल्स टू M2/L2। दोनों ही लैम्बडा क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मैं यहाँ से M1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा L1, और यहाँ से M2 की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा L2। आगे हमारे पास वैल्यूज़, चलो अब आप पुट करो हमारा फॉर्मूला क्या है, x सेंटर ऑफ मास। अब इसमें x ही निकलेगा ना, बिकॉज सेंटर ऑफ मास हमें दे रखा है, ये डायरेक्शन हम लोग x लेते हैं तो ये सेंटर ऑफ मास दे रखा है, इसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो y में तो इसका क्या है, 0 है, तो हमें सिर्फ x निकालना है। m1 पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, होगा, देखो m1 पहला मास कितना है, लैम्बडा L1, x1 मतलब इस मास की डिस्टेंस कितनी है, L1/4 होगा, प्लस m2 कितना है, लैम्बडा L2, x2 ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L2/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी लैम्बडा L1 प्लस L2 हो गया। अब सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस भी हमें पता है कितनी है, L1/2, तो ये भी हमने लिख दिया L1/2। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, बाकी सारी चीज़ें आप लोग हटा दो। अब हमें सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, L1/2 ये भी हटा दो, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, L1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा लैम्बडा L1/4। लैम्बडा से लैम्बडा तो चलो कैंसिल ही हो जाएगा, अब हटा ही दो इसको, तो ये हो जाएगा L1/4 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का L2/2 होगा, और नीचे कितना आ रहा है, L1 प्लस L2 आ रहा है। और ज़्यादा कैलकुलेट करो इसको, आप पे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्बडा 1² प्लस L1 का स्क्वायर L1 L2, ये हो जाएगा इक्वल्स टू में L1/2 प्लस L2²। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब देखो अब कैसे करना है आपको, अब आप ले लो, हाँ, L1² माइनस का L1²/2 इक्वल्स टू L2² माइनस का L1 L2 हो जाएगा, हो जाएगा। अभी आप इसको निकालो, ये हो जाएगा L1²/2 इक्वल्स टू L2² माइनस L1 L2। चलो ठीक है, ये भी हो ही साइड में क्या डिवाइड कर दिया, L1² से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे कुछ L2/L1 की फॉर्म में पूरी की पूरी इक्वेशन निकल जाएगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 + √3/2। आप इसे सॉल्व करना, नहीं होता है तो मुझे बताना, वैसे हो जाएगा, ईजी है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर कितने कॉन्सेप्ट लगे, हमें लीनियर मास डेंसिटी भी यूज़ करनी है, एक के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि अ स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस आर, दिस स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज हेल्ड अगेंस्ट द इनर सरफेस ऑफ लार्ज स्फेयर। ये लार्ज स्फेयर है, ये स्मॉल स्फेयर है, इसको ऐसे दबा के रखा हुआ, इसको हेल्ड अगेंस्ट मतलब उस वॉल के अगेंस्ट पे ऐसे हेल्ड कर रखा है। एंड इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, बड़े वाले स्फेयर का मास 4m है और इसकी रेडियस 6r है। नाउ द स्मॉल स्फेयर इज नाउ रिलीज्ड। अब इस स्फेयर को रिलीज करते हैं। Then find the center of mass coordinates of large sphere when smaller sphere reaches the other extreme position. Okay. अब हमें गिवन है कि हम लोग इसको रिलीज करते हैं तो ये ट्रैवल करते करते यहाँ पे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट जब यहाँ आ जाता है ना, तब ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, कितना शिफ्ट होता है वो हमें चेक करना। देखो सबसे पहली चीज़, ये सब हम लोग हटा देते हैं, हमें पता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये हम लोग हटा देते हैं। अब देखो ये ऐसे था, अब अगर ये आगे ये इस साइड में आएगा ना, तो ये बड़ा वाला स्फेयर उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये पता है ना, ये इसके सरफेस पे चलते चलते ऐसे आ रहा है, तो ये जब
पीछे की डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा ना, तो इसमें आगे की एक्शन रिएक्शन फोर्स मान लो ना, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसमें आगे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो ये आगे ट्रैवल करेगा। तो अगर मैं कुछ टाइम बाद वाला केस बताऊँ ना, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये सरफेस। ये पहले वाली पोजीशन जो डार्क वाली है और जो डॉटेड है ना, वो बाद वाली पोजीशन है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखो अगर मैं पहले वाले केस की बात करूँ, मैं इसको हटा देती हूँ, मैं सिर्फ पहले वाले केस की बात करती हूँ। तो पहले वाले केस में, और अब आप देखो इसमें, इस पूरे के पूरे में कहीं पे भी एक्स डायरेक्शन में, सबसे पहली बात इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं कुछ भी चेंज नहीं करती हूँ तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहीं पे है ना सेंटर ऑफ मास, इस पूरे स्फीयर का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। बड़े वाले का ही तो पूछा ना, तो यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, और दूसरे वाले बड़े वाले का गिवन है एक्स एक्सिस पे। अगर मैं इसको शिफ्ट करती हूँ तो भी इसका सेंटर ऑफ मास तो एक्स एक्सिस पे ही रहने वाला है, ये वाई पे ऊपर नहीं जाने वाला है। एक्स पे कहाँ जाएगा मैं नहीं पता, लेकिन रहेगा एक्स पे। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला मान लगा सकते हैं, m1r1 इक्वल्स टू माइनस m2r2। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो भी आप प्लस में लेके चलो, आप सिंपल सा लिख दो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू वो वाली कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल वाला केस लेते हैं, इनिशियल। तो इनिशियल क्या हो रहा है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय व्हाट, m1 प्लस m2। और हम लोग कहाँ से ले रहे हैं कैलकुलेशन, यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। चलो ये वाला मास है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, अभी मैंने बताया इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में, ये वाला है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में यहाँ पे होगा, ठीक है। अब सबसे पहले मास m लो, बड़ा वाला मास कितना है, उसका मास है 4m, और अब इसके सेंटर ऑफ मास की यहाँ से डिस्टेंस l है। ये तो सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं, कितनी डिस्टेंस है 4m इंटू l, चलो ठीक है। प्लस दूसरा मास कितना है स्मॉल m, मल्टीप्लाई बाय, अब हमें चाहिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये है l, ठीक है। और ये कितना है, ये पूरा का पूरा बड़े वाले की कितनी है 6r रेडियस है ना, बड़े वाले की कितनी है 6r रेडियस, छोटे वाले की कितनी है r, तो 6r में से r गया, कितना बचा 5r, तो मतलब क्या हो जाएगा l प्लस 5r, तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय l प्लस 5r। ये चीज़ आपको समझ में आई ना, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ये l है और ये डिस्टेंस कितनी है 6r है, और ये कितनी है r है, तो 6r माइनस r, ये पीछे क्या बचेगा 5r, तो हो जाएगा l प्लस 5r डिवाइडेड बाय व्हाट 5m, 4m प्लस 4m 5m हो जाएगा। ये हमारे पास इनिशियल आ गई। अब हम लोग निकालते फाइनल कंडीशन। अब हम लोग मान लेते कि हमारा कुछ इधर आ जाता है, ठीक है, ये ऐसे डॉटेड हो जाता है और ये स्मॉल वाला यहाँ आ जाता है। ये थोड़ा सा मैं अलग लेती हूँ इसको, एक सेकेंड, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हम लोग इसको विजुलाइज कर सके इजीली। ये मास लिया, ठीक है, ये हमारा स्मॉल मास है। अब हमने चेंज कर लिया ना, तो अब हमारा शिफ्ट हो गया आगे की डायरेक्शन में कुछ ऐसे, और अब इधर हमारा मास आ गया। ये पहले था L, तो अब L थोड़ा सा इस साइड में नहीं आ जाएगा, देखो अच्छे से इसको समझो। पहले जो था ना वो सेंटर, ये वाला जो था ना हमारा L0 था यहाँ पे, अब ये आगे शिफ्ट हो गया है, तो हमारा L भी कुछ आगे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं L'0, और ये कितना था L0 हो गया। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, तो सेम मास तो वही रहने वाला है 4m मल्टीप्लाई बाई l। अब मुझे निकालनी इसकी डिस्टेंस इतने से कितनी l' है, हमने सिंपल बता दी ना, पहले l लिया था, अब हमने इसको l' ले लिया, तो ये l' हो जाएगा l' प्लस m। अब निकालनी है हमें ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो आप इसको हटा दो, ठीक है। अब हमारे पास जो सर्कल है ना वो ये वाला सर्कल है, आप ये वाले सर्कल को लेके चलो, ये वाला सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है l'। अगर मैं इसमें से ये वाली डिस्टेंस हटा दूँ, ये वाली डिस्टेंस हटा दूँ, तो मेरे पास पीछे क्या बचेगी, ये पीछे की, और हमें यही चाहिए, इस ओरिजिन से हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए, हमें यही कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमें पता है कि अभी भी ये जो सर्कल है ना, ये जो l' आ रहा है सर्कल, ये कितना हो जाएगा 6r ही हो जाएगा, और 6r हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड में खुद कंफ्यूज हो गई, तो हाँ ठीक है, चलो इसका जो सेंटर है यहाँ पे l', ये हो जाएगा 6r, ठीक है 6r, और ये इसमें से माइनस हो गया, तो ये कितना बचा 5r, तो ये हो जाएगा l' माइनस 5r, टोटल l' है, और इसमें से ओके। नाउ देखो ये पूरा का पूरा दूसरा वाला सर्कल ले लो। अब आप इस सर्कल को क्या करो, भूल जाओ, इसको आप
भूल जाओ। अब देखो हमें क्या डिस्टेंस निकालनी है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस मुझे पता है कितनी है, एल डैश है, हमने इसको एल डैश माना है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी, एल डैश। अगर इस पूरी डिस्टेंस में से मैं ये माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी जो मुझे निकालनी है, ये वाली। तो ये कितनी होगी, देखो ये सर्कल का सेंटर है, ये टोटल कितनी है 6r है, 6r, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5r। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एल डैश माइनस 5r हो जाएगा, एल डैश माइनस 5r अपॉन 5m। ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्या हो रहा है। अब आप देखो, अब हम लोग क्या लेंगे, अब हमको इन दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, m से m तो कैंसिल हो जाएगा, 4l प्लस ये हो जाएगा l प्लस 5r, यही होगा, m से m तो कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 4l डैश प्लस l डैश माइनस 5r डिवाइडेड बाई व्हाट 5, 5 से 5 भी कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा 5l प्लस 5r इक्वल्स टू 5l प्लस 5, ये हो जाएगा 3l डैश माइनस 5r। इसको ट्रांसफ़र करो तो ये हो जाएगा 5l प्लस का 5 प्लस 5 10r इक्वल्स टू 3l, ये 3 नहीं है ना, ये 5 है, ये भी 5 आ रहा है, 5l डैश, 5l डैश ये आ रहा है ना, 4l डैश प्लस 5l डैश माइनस 5r, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5l प्लस 10r इक्वल्स टू व्हाट 5l डैश। और मुझे l डैश निकालना है तो कितना बचेगा 5l प्लस 10r डिवाइडेड बाई 5, और सॉल्व करो, l डैश कितना आ जाएगा l प्लस 2r। तो ये आ गया हमारे पास l डैश का कोऑर्डिनेट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं l प्लस 2r कॉमा 0, बिकॉज y में तो कहीं मूवमेंट है ही नहीं। तो इस टाइप से आप x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था आईटी के पेपर में। और अगर आपको ये सिचुएशन आपने विजुलाइज कर ली ना, तो उसके बाद में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला टॉपिक होता है ना, वो तो खत्म हो जाता है। इसके बाद में बचता है रोटेशनल मोशन, उसके बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हम लोग, अब हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया है, तो अभी हम लोग बात करेंगे पहले कॉलिजन की। कॉलिजन पे कम से कम 2 वीडियो आएंगे। कॉलिजन कंप्लीट होने के बाद वी विल कंटिन्यू दिस यूनिट, वो है रोटेशनल मोशन। तो अब तक के लिए जितना पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ो, रिविजन करो, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।